तो हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट वर्क और एनर्जी का लगभग खत्म ही हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो आज सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं उसको बाद में करेंगे, फिलहाल जो हम कर रहे हैं उसको कर लेते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे। तो एच सी वर्मा में अगर आगे जाओगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 से 60 तक शायद वर्टिकल मोशन का ही है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ सकते हो, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल आज के बाद से ये क्वेश्चन नंबर 51 तक कर सकते हो। एच सी वर्मा सबके पास है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो उसमें अभी क्वेश्चन नंबर 49 करना है, अभी तुरंत करो। तो 49। हाँ, तो 49 तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लग रहा है। अच्छा 50 50 ये जो फिगर बना रहे थे उसी जस्ट नीचे दे रखा है। नंबर क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 135। ठीक है, आज इस पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ होगा। ठीक है, सर तो 200 जीएल आएगा। क्या 200 जीएल। 200 GL? 50 वाला 49 शायद कर लिए, 50 करना है। ठीक है, 49 तो इजी है, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, KML यही सब यहाँ पे, ये 40 सेंटीमीटर सारा वैल्यू देख लो क्वेश्चंस में। बनता ही नहीं। ठीक है, फिगर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा क्योंकि इस पे भी हाथ जमा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं देख लेना है। ऐसा कुछ है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन किए थे नीलम ने, उसमें डिस्टेंस निकालना था। यस सर। ये तब तो और आसानी से कर सकते हो। ये लेंथ एल दे रखा है 0.4 मीटर, 40 सेंटीमीटर रहती है। के का वैल्यू है 40 न्यूटन पर कूलम। एम जो दे रखा है वो 320 ग्राम। इसको लिख सकते हैं हम 0.32 kg। बन गया। सो डिस्टेंस 0.3 मीटर आएगा। डिस्टेंस 0.3 आ रहा है। हाँ ठीक है। Yes, sir. Our velocity 1.54 meter per second. 1.54 सबका आ रहा है। बताने का जरूरत है या छोड़ दें? रियांश यस सर। आ गया। यस अगर सर। डिस्टेंस आ गया होगा तब बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर आ गया। ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, ये भी आसानी सवाल है। यहाँ पे एक बीड है, ठीक है। इसका नेचुरल लेंथ जो है वो 4 मीटर है। ये डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। ये डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर। इसका जो वेट है बीड का 1 kg। और के जो दे रखा है स्प्रिंग का वो है हमारा 400। ये सारे चीजें हमको दे रखी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग। रिंग या बोलो या बीड बोलो। व्हेन तो स्प्रिंग का दूसरा एंड कहाँ अटैच्ड है? अटैच्ड है फिर ऐसे ही है? यहाँ पे ये फिक्स्ड है। सो वेट ऑफ क्या लिखे आप? बीड बीड या रिंग बोलो, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, इस पे लिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड। √460 लिखा हुआ है।
मान लेते हैं कि इसी लेवल को हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हो रहा है ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एनर्जी। इनिशियली इसके पास एनर्जी कितना होगा, स्प्रिंग जो है इसका नेचुरल लेंथ 4 मीटर है, यहाँ पे ये 4 मीटर दे रखा है, ये 3 मीटर, तो ये लेंथ कितना होगा 5 मीटर, यानी एक्सटेंशन 1 मीटर का। तो इनिशियली जो होगा उसके पास हाफ के एक्स स्क्वायर होगा प्लस एम जी एच हाइट पे होगा, तो एम जी एच ये फाइनली किसके बराबर होगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा। और नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है तो कुछ होने जाने से रहा, उसमें कुछ कोई भी एनर्जी नहीं होगी। और एक्स क्या है यहाँ पे 1 है, वैल्यू पर पुट करना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा। यस सर। सर मैं आगे आया सर, बीच में चला गया तो जब क्वेश्चन थे सर एक बार समझ सकते हैं सर। क्वेश्चन ये था कि एक ऐसा सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे एक यहाँ पे बीड है और ये स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 4 मीटर है, इसका के 400 न्यूटन पर मीटर है, और वेट ऑफ बीड 1 kg दे रखा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो नीचे जाएगा, और नेचुरल लेंथ पे जब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू हमको सिंपली फाइनल एनर्जी कर देना है। यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू आ रहा है 1 मीटर, एच कितना है तो 3 मीटर, और एम जी ये सारा वैल्यू हमको पता है, हम डायरेक्टली पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। सर एक्स और निकाले तो 60 पहले से पता था सर, हाँ, एक्स पहले से पता था कि निकाले, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर एक्स पहले से पता था कि निकाले। निकाले ना, यहाँ पे ये फोर दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये लेंथ कितना आएगा 5, 5 नेचुरल लेंथ कितना है 4, तो यस इसमें सर एक्सटेंशन कितना होगा, 1 मीटर। तो वही चीज एक्स हो गया, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है एच सी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 51, फटाफट उसको कर लो। गलत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से सूत्र कर दीजिए। हाँ सर बनाया। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक है, फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो उतना ये कर लेना है। ये सर आ गया। सबका आ गया। सर पिछले वाला से ज्यादा आसान था, इसमें तो हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करना है। हाँ, सेम सिमिलर क्वेश्चन था, और भी आसान था इससे। ये करो, बाकी लोग का आ गया, यस सर। ठीक है। सर होल्ड अप है। हाँ, होल्ड अप, यानी कि उसको धीरे धीरे खींच के ले जाया जा रहा है, अप्लाइंग फोर्स एफ slowly to the top।
ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू दे रखा है, और बस वर्क डन बाय फोर्स फाइंड करना है। 51 वाला में किसी को कोई दिक्कत? प्रियांश यस सर। हो गया? HCB क्वेश्चन नंबर 51 हो गया? यस सर। आदित्य, यस सर। अद्वय, So yes sir, बन चुका था। ठीक है, और ज्योत्सना? यस सर, बन गया। ठीक है, तब इसको करो, इसको फिर नहीं बता रहे हैं। Sir MGH नहीं, ठीक है, देखते हैं। अरविंद, तुम्हारा आया? नो सर। यहाँ स्लोली टर्म है। स्लोली टर्म का मतलब पहले भी बोले थे, जब भी स्लोली रहे इसका मतलब क्या होता है? change in velocity 0। हाँ, जैसे अगर स्लोली दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जीरो यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लेना है। अब हमको यहाँ पे फोर्सेस जो भी दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमको जो भी फोर्सेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स है, एक mg लग रहा होगा, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये सारे चीज फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे सारे फोर्सेस इस पे जो भी लग रहे हैं, वो एक तो mg लगेगा, एक अप्लाइड फोर्स है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और ये इक्वल टू 0 होगा। ऑल फोर्सेस में कौन सा है? तो mg है, ये फोर्स जो अप्लाइड है, और प्लस हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। kmg cos theta plus mg sin theta। क्या? थीटा तो दे नहीं रखा है। ठीक है, ये चीज है। तो हम अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर वर्क डन बाई mg लें तो ये तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड तो नहीं ना करता है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा इसका? माइनस mgh। इसमें कोई यस दिक्कत? सर। ठीक है, हमारा वर्क डन बाई फोर्स हमको फाइंड करना है। अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो हमको वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, और पाथ पे चूंकि डिपेंड करता है, तो हमको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पाथ जो है अब इंक्लाइंड नहीं है, सेम नहीं, यानी कि पाथ चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस पे मान लेते हैं कहीं भी एक ये छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो इस छोटे से एलिमेंट को क्या हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? बताओ, कोई भी कर्व रहेगा उसमें अगर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? मान yes sir। सकते हैं ना? तो हम वही चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक छोटा सा जब एलिमेंट लिए हैं, जैसे मिरर में। हाँ ठीक है, तो हम ये एलिमेंट बोल रहे हैं ds। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ds है, और ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, इसको हम बोल दे रहे हैं कि ये dl लेंथ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस इंक्लाइंड पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स से नीचे की तरफ कुछ लग रहा होगा। ठीक है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर इस इंक्लाइंड पे देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा म्यू mg cos ऑफ थीटा, लग रहा होगा क्या? यस सर। ठीक है, हम इस
छोटे से एलिमेंट का बात कर रहे हैं तब। तो हम जो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लिखेंगे माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा ds। ध्यान से देखो तो ये ds cos थीटा जो है ये किसके बराबर है, dl के बराबर है क्या, बोलो। यस सर। यस सर। ds Yes, cos sir. थीटा को तो यहाँ से हम क्या लिख लिए, माइनस म्यू एम जी इंटू dl। ये हमारा जो भी वर्क आया होगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम इसको df लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख चुके हैं तब हमको क्या करना होगा बताओ, इंटीग्रेशन। यहाँ से वर्क डन एफ आ जाएगा और हम इंटीग्रेशन साइन यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और डीएल कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो 0 से एल तक, तो इसका आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को इस ऊपर वाले इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में, इसको इक्वेशन हम 1a बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड ए, तीनों इक्वेशन से हमको क्या दिख रहा है कि माइनस एम जी एच माइनस म्यू एम जी एल प्लस वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा वर्क डन बाई फोर्स जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा, एम जी कॉमन ले ले रहे हैं, म्यू एल प्लस एच, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, कहाँ क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, एम जी एल, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इरोडो का है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा पाथ डिपेंडेंट रहेगा तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे, ये बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी करे थे एक दो। ऐसा एक स्प्रिंग है, चेन है, ऐसा लटका हुआ है, ठीक है। ये L/3 पार्ट जो है इसका लटका हुआ है, मास इसका m है, लेंथ l है, ठीक है। पूछा जा रहा है हमसे फाइंड स्पीड ऑफ चेन व्हेन इट जस्ट स्लिप ऑफ, ठीक है। स्लिप ऑफ द टेबल, तो जैसे ही ये स्लिप ऑफ हो रहा है तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा वो पता करना है। फ्रिक्शनलेस सर। हाँ, फ्रिक्शनलेस सरफेस है।
हो गया। फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, इनिशियल सर थोड़ा एनर्जी जो रुकिए ना। होगा। हाँ सर रुकिए थोड़ी देर, ठीक है। बन रहा है। सर 2√2/3 अंडर रूट GL। 2√2/3 अंडर रूट GL, ठीक है। 9 GL सर, हाँ और 8/9 GL। सर हाँ 2 वही रूट 2 GL/8, सॉरी 3। ये आएगा आंसर। यस सर। ठीक है, सिंपल था। यस सर। किसी कोई दिक्कत इसमें? इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बोलो? L/3 है तो हम मान लेते हैं कि यही जो लाइन, यही जो हमारा सरफेस है, यही रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये हमारा अगर रेफरेंस लाइन है तो इसी से नीचे हमको देखना है, तो इनिशियली इसके पास कितना एनर्जी होगा, माइनस जितना पार्ट लटका हुआ है उसका मास m/3 हो जाएगा, mg, और L/3 का आधा लेंगे तो ये L/6 होगा, प्लस और कोई तो एनर्जी है नहीं, यानी कि रेस्ट में अभी जस्ट स्लीप स्टार्ट हो रहा है। और फाइनल जब लिखेंगे तो ये टोटल जो है स्प्रिंग, जो टोटल जो चेन है वो ऐसा हो गया होगा, यानी कि एल का एल मास जो है ऐसा लटक गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। इसका लिखेंगे -mg L/2, प्लस इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया होगा। ठीक है, mv² इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका एक भी पार्ट जितना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, सारा का सारा बॉडी उतने ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यानी कि इसका सेंटर भी उतने ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है, तो v हमारा आ जाएगा √8 GL/9। यही इक्वेशन सॉल्व करे होगे। ठीक है, तो वर्क डन निकाल लिए थे, उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दिया था। चलो जो भी है ठीक है, वो भी मेथड सही है, यहाँ से भी ये भी कर सकते हो, बात तो वही है। ठीक है, यस सर। इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा, देन वेलोसिटी इज, इसी क्वेश्चन में है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी बोल रहे हैं, फ्रिक्शन। सेम क्वेश्चन है, इसी में एक चीज सॉल्व करना है।
सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा 2/9 म्यूजियम। ठीक है, निगेटिव में रहेगा। यस सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे? सर 0 से 12/3 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पे जाकर और dx एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो dm मास होगा ये कितना होगा? तो टोटल मास है m/l इंटू डी एक्स, यही होगा। अब इस पे जितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन हम बोल रहे हैं कि df लग रहा है, तो ये कितना लग रहा होगा? तो म्यू dm है तो m/l dx इंटू जी। ठीक है, तो ये जो वर्क डन आएगा इस पार्ट पे कितना डिस्प्लेस करने में? x। सॉल्व करो बाकी लोग। x मूव करा रहे हैं इसको dx। ठीक है, बाकी सब पार्ट के लिए भी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कहाँ से कहाँ तक? तो x जो वेरी कर रहा है 0 से 12/3 वेरी कर रहा है। तो x²/2। वेलोसिटी कितना आ रहा है? अच्छा, इंटीग्रेशन बताए। ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व करो। ये आंसर आ जाएगा हमारा -2/9 म्यू एम सी एल। दोनों साइड x मल्टीप्लाई किए, हाँ, दोनों साइड x मल्टीप्लाई किए, किस में? तो जो यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन था। ये वाला जो अभी बता रहे हैं ये बोल रहे हो? यस सर। यहाँ df जब लिखेंगे dx एलिमेंट का, तो उसके मास के लिए लिखे। यस सर। तो ये फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया उस पे। यस सर। अब उस पार्ट को हम कहाँ कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं? यहाँ से गिरने लगेगा तो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? x। यस सर। तो उसमें हम x से मल्टीपल कर दिए तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। यस सर। अब वो हम छोटे से पार्ट पे कर रहे हैं, अब टोटल के लिए करेंगे तो क्या होगा? इतना हम पार्ट को टोटली को मूव करा रहे हैं। तो 0 यस से सर। 12 तक हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट। तो सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2। यस सर। अब इसमें वैल्यू बस पुट कर लेना है। अब यहाँ अगर हम बोल रहे हैं कि वर्क डन आ गया, ठीक है, तो वर्क डन आ गया तो हमारे पास यहाँ जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स mg है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा है तो इसका निगेटिव आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? के फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, या तो डायरेक्टली वो वर्क डन निकाल लो, उससे भी कोई फर्क आ ही जाना है। 2/9 म्यू एम जी एल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा हाफ mv², इनिशियली 0 है, माइनस, अच्छा प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा हमारा mgl/2, अच्छा माइनस में आएगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस। ठीक है,
और इनिशियल जब लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है -mgl/6। अब इसको सॉल्व कर लेना, हमारा v का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कर लोगे ना? यस सर। ठीक, एक तो इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। यस सर, सबको हुआ था सर पहले दिन। हाँ, इतना बन जा रहा है वही काफी है। ठीक है, सेम चीज है, ये हमारा x दे रखा है और ये जो हो जाएगा सर l तो ऊपर माइनस। कीजिए ना, राइट अपर कॉर्नर में क्या लिखे हैं मैं देख रही हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है, मास m है, लेंथ l, मास m लेंथ l है चेन का। हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that chain does not slip off। ठीक है, टेबल से स्लिप ऑफ ना हो, ये फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल क्वेश्चन है। सब इरोडो रखे हो क्या? यस सर। सबके पास है? हाँ सर। तो फिर सर खोलने दीजिए। अच्छा अब खोलना है क्या सर इसे? नहीं, अभी नहीं। सर बुक है। चलो ठीक मोबाइल है, में। ठीक है। पीडीएफ है सर। अच्छा, कोई भी है, इसको खत्म करो तो उससे भी होमवर्क देंगे। सारे क्वेश्चन उसमें करने लायक नहीं होते हैं, बहुत सारा मैथमेटिकल होता है, तो मैथ थोड़े सीखना है। हो गया क्या? सिंपल है, इसमें वर्क एनर्जी ये सब मत सोचो, फोर्स बैलेंस करना है, उससे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट चेन डज नॉट स्लिप, यानी कि जो यस उस सर। पर टोटल फ्रिक्शन लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। यही ना करना है कि इस पे जो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा म्यू होगा, एल बाय 1 प्लस म्यू। इधर जो भी फोर्स लग रहा 12 होगा, बाय 1 प्लस म्यू। ये चीटिंग किया तुम? कितना आ रहा है? म्यू एल बाय 1 12 प्लस म्यू। बाय ठीक है, म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू। म्यू। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो रेस्ट पार्ट है उस पे, यानी कि इस वाले पार्ट पे अगर हम नॉर्मल लिख रहे हैं तो नॉर्मल हो जाएगा हमारा
m बाई एल माइनस एक्स इंटू जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा म्यू इंटू एन लिखते हैं, यानी कि म्यू m बाई एल माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है, और अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर रहा इससे तो नहीं फिसलेगा, और ये जो फोर्स आएगा हमारा आ जाएगा m बाई 3 डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। अच्छा x दे रखा है तो m बाई एल ठीक है, इंटू एक्स इतना मास होगा इंटू जी। तो अगर हम बोले कि f जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जी रहा तो नॉट स्लिप नहीं होगा। यस सर। ठीक है, बस सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व कर लोगे क्या x के लिए? यस सर। ठीक है, मैथ्स में क्या चल रहा है, इनइक्वलिटी हो गया है। यस सर। तब तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स से आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन है, एक ऐसे सिस्टम दे रखा है, एक ब्लॉक यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, इसको एक ब्लॉक और रखे हैं, सरफेस हो गया। इसका मास m, इसका भी मास m और ये k। ठीक है, और साथ में बोल रखा है कि ये जो ब्लॉक है यहाँ से एक स्ट्रिंग है, इससे ऐसे बांध के रखे हुए हैं, ये जो है स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इससे ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, यानी कि ये जो है नेचुरल लेंथ में अपने नहीं है। इतना बात क्लियर है? बोलो। सर स्प्रिंग की प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन कि नेचुरल लेंथ पे नहीं है स्प्रिंग। हाँ, अगर स्ट्रिंग रहता है तो फिर नेचुरल लेंथ पे नहीं है। बोल रहा है कि कंप्रेस्ड वेटलेस स्प्रिंग है, यानी कि जो स्प्रिंग है कंप्रेस्ड है और वेटलेस है। और सर स्ट्रिंग टाउट है। हाँ, स्ट्रिंग आउट है, तभी तो ये कंप्रेस्ड रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स बर्न्स अप। ठीक है, अगर स्ट्रिंग जल जा रहा है तब फाइंड फर्स्ट। लिखो ना, बोल रहे हैं तो इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। कितने लिख लिए हो कॉपी पे? इतना लिख लिए हो? सेकंड सर। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट क्या फाइंड करना है। हो गया? यस सर। ठीक है, लिखो एट व्हाट वैल्यूज ऑफ इनिशियल कंप्रेशन, at what value of initial compression, comma, the lower block will bounce up, after the thread has been burned out. After the thread has been burned out. हेलो। क्या? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। हेलो बोला सर। हाँ, at what values of initial compression the lower block will bounce up after the thread has been burned through.
आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न थ्रू, अगर थ्रेड बर्न हो जा रहा है यानी कि स्ट्रिंग टूट जा रहा है तो कितना मिनिमम कंप्रेशन रहा होगा कि नीचे वाला ब्लॉक का कांटेक्ट जमीन से छूट जाए। क्वेश्चन क्लियर है? सेकेंड, तो सेकेंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसको रहने देते हैं। सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? ठीक कनेक्शन चल गया था। है कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ इनिशियल कंप्रेशन इन स्ट्रिंग का बात हो रहा है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ इनिशियल कंप्रेशन द लोअर ब्लॉक विल बाउंस अप आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न थ्रू। बाउंस अप आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न थ्रू, थ्रेड अगर जल जाएगा तो लोअर ब्लॉक बाउंस करे, उसके लिए मिनिमम कंप्रेशन कितना होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हो गया। तो ग्रेटर देन mg/k। दो दो वैल्यू दे रखा है, एक मेरा माइनस एम रेंज जी आ बाई रहा है। 3 mg/k कैंसर है।
ठीक है, जैसे अगर स्ट्रिंग बर्न आउट होगा तो क्या होगा, बोलो। स्ट्रिंग अगर बर्न आउट हुआ तो ये ब्लॉक जो है ऊपर तो आंसर भागेगा। कितना है? आंसर 3 mg/k। हाँ सर आ गया। ठीक है, जैसे देखो कि अगर ये जो है इस ब्लॉक है यहाँ पे ये कंप्रेस्ड है, जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग जो था बर्न आउट होगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ भागा तो जब तक ये नेचुरल लेंथ में आ जाता है तब तक तो ये कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा है। कांटेक्ट छूटेगा तो इस नेचुरल लेंथ से ऊपर जाने के बाद ही। ये बात क्लियर है? तो हम मान लेते हैं बी फाइनल पोजीशन है एच हाइट ऊपर, जहां इसका कांटेक्ट छूट सकता है। तो सोचो जब ये एक्स एच हाइट पे इस नेचुरल लेंथ से गया होगा, उस समय पे इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो एच होगा। और नीचे वाले ब्लॉक का अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ब्लॉक पे जो मास है m, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg और ऊपर की तरफ लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, जो कि होगा एक्सटेंशन है h है, तो हम लिखेंगे kh जस्ट लिविंग की जगह पे एट पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन का बात कर रहे हैं तो ये हम लोअर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस पर ध्यान से देखो कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा। ये नेचुरल लेंथ मान्य है तो h एक्सटेंशन आएगा, तो हम बोलेंगे के एच फोर्स लग रहा होगा और ये एम जी, यानी के एच जो होगा एम जी के बराबर होगा। यहाँ से हमको मिल गया कि एच जो आएगा एम जी बाई के आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा बात है कि मिनिमम यहाँ पे x फाइंड करना, तो h तो हम फाइंड कर लिए। ठीक है, अब x फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए हम अगर देखें कि जो अब छोड़ रहे हैं तो इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो होगा वो फाइनल एनर्जी के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि किस पोजीशन को हम मान लेते हैं कि यही जो हमारा रेफरेंस लाइन है, ये जो हमारा है इसी को हम बोल दे रहे हैं कि यही रेफरेंस लाइन है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए ये हमारा रेफरेंस लाइन है, तो इनिशियल एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, स्प्रिंग जो होगा उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड होगा। यस सर। ठीक है, अगर हम इस लेंथ को L मान लेते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा, mgl प्लस h। प्लस mgl आएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसका तो 0 ही रहेगा। ठीक है, फाइनल जब लिखेंगे तो फाइनल जो है स्प्रिंग में कितना एनर्जी होगा, हाफ के एच स्क्वायर होगा। ठीक है, और लोअर वाला ब्लॉक तो अभी जस्ट ग्राउंड छोड़ रहा होगा, यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी 0 ही रहेगा, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा ब्लॉक का। यानी कि जब ए यहाँ पे अपर वाला ब्लॉक जब बी पोजीशन पे जाएगा तो उस समय अब नीचे वाला उड़ना शुरू हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम एक्सटेंशन है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन पे वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो फाइनली भी ये अपर ब्लॉक जब बी पोजीशन पे होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि दिस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे वेलोसिटी जो होगा 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग का, तभी ये कंटेक्ट छूटा होगा। यानी जितना एक्सटेंशन होना था हो गया, अब नीचे से ये ऊपर से कंटेक्ट छोड़ रहा है, यानी कि उस समय उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा। ठीक है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, लेकिन उस ब्लॉक के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे mg l प्लस x प्लस h, ये लिखेंगे। दिख रहा है क्या ये? यस सर। ठीक है, l प्लस x प्लस h साफ साफ ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, x, h का वैल्यू हमको पता है, h का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आंसर में आएगा हमारा 3mg/k और -mg/k। ठीक है,
तो x का वैल्यू हमारा जो आएगा ये 2 वैल्यू आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो। और यहाँ पे हम लोग x एक पॉजिटिव वैल्यू माने हैं, साइन वाइन कुछ नहीं माने हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। 3mg/3। ठीक है, इसको हम लोग नहीं कंसिडर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहां से हमको सॉल्व करना होगा। मेन है कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, तो जैसे ही ये स्ट्रिंग बर्न करेगा, तो बर्न करने के साथ ही ये जो अपर ब्लॉक है हमारा, ये अपर ब्लॉक ऊपर की तरफ भागेगा। कंप्रेस्ड है तो ऊपर नेचुरल लेंथ की तरफ भागेगा। अब नेचुरल लेंथ पे जाके तो रुक नहीं सकता है, यानी कि इससे ऊपर की तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा, यानी कि हमको नीचे वाले का कंटेक्ट छोड़ाना है, तो मान लिए किसी एच हाइट तक गया, जहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ उस समय उसका वेलोसिटी 0 हो गया और इसका जस्ट कंटेक्ट छूटने वाला हो। उस समय पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो जो स्प्रिंग फोर्स इस पे लग रहा होगा वो mg को जस्ट बैलेंस करा होगा, और जरा सा भी एच से एक्सटेंशन हुआ तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये कंटेक्ट छूट जाएगा, यानी कि मैक्सिमम के लिए हम बोल सकते हैं एच जो होगा mg/k हो। उसके बाद हमको x फाइंड करना था, तो हम एनर्जी कंजर्व करा लिए इनिशियली, और फाइनली जो भी हमारा है वो आंसर आ जाएगा x। ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का हम कुछ फोटो भेजे हैं टेलीग्राम पे। इसमें MCQ विथ 1 करेक्ट आंसर साफ दिख रहा है क्या, तो क्वेश्चन पता चल रहा है। देखो एक बार, या फिर से भेजना पड़ेगा। थोड़ा ब्लर है। एक मिनट रुक जाओ तब। आपको क्वेश्चन दिए क्या आप? या वही बताओ। क्या? ठीक है, फिर से भेज देते हैं। या और ऐसे क्या 3 फोटो वही वाला ना। हाँ, फिर से भेज रहे हैं, एक मिल चुका है। रुक जाओ। उसमें शायद ब्लड आ रहा था इसलिए। ठीक है, मैं इसमें फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक, जो सेक्शन ए है उसमें 1 से 15 तक जल्दी जल्दी करना है। हमारे पास टाइम है आधा घंटा में ख़त्म करना है। ठीक है, तो और कौन सा हो बुक है? क्या, कौन सा बुक है? प्रीवियस ईयर 42 ईयर्स है क्या तुम लोग के पास? नहीं सर। ठीक है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे, जेई मेंस एडवांस है सबका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, जल्दी से पता कर बताओ। फिर आंसर बताते जाते हैं, और होमवर्क है इसमें का, बाकी जितना बच जा रहा हो। ऐसे ही बोलते जाओ, शुरू शुरू में फर्स्ट का आंसर क्या होगा बताओ।
सी सी नहीं होगा कि सर? मैकेनिकल एडवांटेज कैसे इंक्रीज करेगा ये बताओ। बोल रहा है कि अगर लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज हो रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब नहीं पता सर। लोडेड एफर्ट। तो लुब्रिकेंट लगाने से हम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे करेंगे? पहला तो गलत है ना। सर क्या डी। होगा? हाँ, जैसे कि अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा आउटपुट ऑफ वर्क निकल ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गेहूं पीसने वाला मशीन है तो उसमें हम ईंट पत्थर भी पीस सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है कि हम उससे और भी यूजेस ले सकें। उसके अलावा नॉर्मल एडवांटेज है मतलब। ठीक है, लेकिन हम उसका आउटपुट बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर चक्का है उसमें अगर हम ग्रीस लगाते हैं यानी कि लुब्रिकेंट होता है, तो क्या करता है कि एक्सल का फ्रिक्शन को कम कर देता है, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होने लगता है, आउटपुट हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आउटपुट ज़्यादा मिलेगा यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, बी। सेकेंड, सेकेंड इजिए। So 1:2. 1:2, ठीक है। सी सबका आ रहा है यस सर। सेकेंड का। यस सर। क्या करते हैं, पी इक्वल टू अंडर रूट 2m के, इसको यूज कर लेना है। मोमेंटम ही है ना, लीनियर मोमेंटम यही लिखते हैं हम लोग। तो P1/P2 हो जाएगा अंडर रूट K1/K2। मासेस भी दे रखा है तो मास यूज कर लेना है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी है 1/2। ठीक है, मैंने शायद मॉड्यूल में तो देखा हुआ लग रहा है। तो मॉड्यूल सब में भी तो डालते हैं ना ये सब क्वेश्चन। तुम लोग आलसी हो, ये सब करोगे तो है नहीं। सर बनाए हैं थोड़ा बहुत। थर्ड, सर बी होगा। टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। इसमें आया था। ठीक है, बी ओह। होगा। कैसे करेंगे, इसमें कोई दिक्कत बताना पड़ेगा आदित्य। नो सर, मैं भी किया था टेस्ट में। ठीक है, प्रियांश। सर हाँ बता दीजिए तो। बन गया था सर। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहा है कि हमारा है k²r/t²। ठीक है, हम जानते हैं किसके बराबर होता है, mv²/r के। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ mv² जो आ रहा है वो आ जाएगा हमारा k²r²t²। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारा k²r²t²। अब हमको पावर निकालने बोला है, ये बोला है कि पावर डिलीवर्ड। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन के बराबर। और इसको हम टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दे, चूंकि फंक्शन ऑफ टाइम है। तो dw/dt जो होता है वो हमारा पावर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं dk/dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आ जा रहा है 2k r² इंटू टी। ठीक है, इसको जब फोर्स लिखे हैं तो यहाँ पे m नहीं रहेगा, v²/r। तो m लगाएंगे तो इधर भी m आ जाएगा, m छूट रहा था। ये स्क्वायर नहीं होगा सर।
क्या होगा कि नहीं मैं लिखा तो है। हाँ छुट्टी किया होगा, बाकी सब कांस्टेंट है तो रहेगा ही ना। फोर्थ सर ये ऑप्शन में नहीं है शायद। वो नहीं है। पाई गलती से दे रखा है, हम्म। ठीक है, वहाँ पाई नहीं है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। थर्ड का 2, अच्छा रुको ठीक है, इसका तो आंसर बी है, तो यहाँ पे नीचे 2 भी छूट रहा है, हम डायरेक्ट फोर्स लिख देते हैं, आंसर हो रहा है mk²। ठीक है, बी आंसर है, फर्स्ट से कोई मतलब भी नहीं है। 2m/2 हम यहाँ डायरेक्ट फोर्स लिख दिए थे ना, इसलिए लिख लिए थे mv²। सेंट्रीपिटल सिर्फ v²/r होता है। फोर्थ So 3k/2. 4 का बी, ठीक है, 3k/2 सॉल्व हो गया सबका। तो वही स्प्रिंग का प्रॉपर्टी लगाएंगे ना कि सबकी एक हमेशा कांस्टेंट होता है तो मटेरियल सेम हो। लेकिन लेंथ हाँ चेंज होगा सर। तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना। इससे हाँ, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा इसमें कि इससे के था अभी उसको कट सर करे। बता चुके हैं। क्या क्या बोले अद्वय? बोला राव से बता चुके हैं। हाँ ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है, स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एनएलएम में होगा ये सब चीजें। नेक्स्ट So VQ. क्वेश्चन क्या है, ठीक है वी क्यू। बाकी लोग भी करते रहो। और जो नहीं बन रहा है उसको पूछो। भाई बताइए मुझे। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, तो अगर विंड भी से बह रहा है तो मान लेते हैं पर यूनिट टाइम का ही लें, तो फोर्स कितना लग रहा होगा। पावर निकालना है तो फोर्स हम निकाल रहे हैं। इन क्वेश्चन है, विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, assume that the generator converts a fixed fraction of wind energy into ब्लेड्स इनटू इलेक्ट्रिकल, यानी कि जो विंड ब्लेड पे लग रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। विंड स्पीड भी दे रखा है तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा। तो ऐसे हमारा ब्लेड है, मान लेते हैं कैसा ब्लेड लिए हैं, इससे अगर विंड आके टकरा रहा है, ठीक है, तो विंड आके टकरा रहा है, आके वेलोसिटी इस पे टकरा के क्या हो जा रहा है उसका, 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम हो रहा है विंड का। और हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो, dp/dt। और चूंकि यहाँ पे मास वेरी कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसको dm/dt भी लिख सकते हैं, भी यहाँ dm/dt लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। ठीक है, और मास जो होता है वो हम डेंसिटी के टर्म में अगर लिखें तो इसको रो इनटू वॉल्यूम लिखेंगे। और पर यूनिट टाइम में अगर वॉल्यूम देखें तो ये वॉल्यूम कितना होगा, इसका प्लेट एरिया अगर ए रहा तो कितना वॉल्यूम टकरा रहा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी
तो रो तो वॉल्यूम रो वाला समझ में नहीं आया, मास इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर अगर हम मान ले तो एयर ही टकरा रहा है ना, तो एयर में कुछ मास होगा। यस सर। तो एयर का डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम टकराएगा उसको हम यस मास सर। बोलेंगे। यस सर। तो यहाँ पे हम मास को जब ये ले रहे हैं तो डेंसिटी तो कांस्टेंट होता है, हम इसको डी वॉल्यूम बाई डी टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर। और ये वॉल्यूम कितना होगा बताओ? ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम लिखेंगे तो ऐसा एक क्यूबिक शेप में ये एयर जाके टकरा रहा है क्या? बोलो। ये डिस्टेंस अगर हम बोलें कि डी टी एस टाइम में, तो ये डिस्टेंस भी डी टी हो जाएगा, होगा। यस सर। इससे और ये एरिया अगर हम मान लेते हैं कि ए है, जो ब्लेड का एरिया है, उतना ही दूर वाला टकरा रहा होगा। ब्लेड जितने एरिया में होगा, पंखा एज्यूम करो, विंडमिल का पंखा एज्यूम कर रहे हो, जितना एरिया है ये भी डी टी से आके टकराया, तो डेल्टा टी टाइम में इतना वॉल्यूम टकराया होगा एयर का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v ये वेलोसिटी है, सिग्मा इंटू वी ए डी टी कट गया, ये बचा, यानी कि सिग्मा ए वी स्क्वायर। ये दोनों तो कांस्टेंट है, एयर का डेंसिटी और एरिया ऑफ प्लेट। ये क्या है? एरिया ऑफ प्लेट, जो भी हमारा प्लेट मूव कर रहा था। अब हमको चाहिए क्या? पावर। पावर बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा ए वी रेज टू पावर क्यूब। तो हमसे क्या पूछा है? प्रोपोर्शनलिटी। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आया? ये यस एनएलएम सर। का क्वेश्चन है, यहाँ वर्क एनर्जी से ज्यादा कुछ रिलेशन है नहीं। 6th शायद हम लोग क्लास में करे थे कल क्लास में किए थे। ये आंसर डी था। फिर उसको उसके बाद आएगा 2mg बाय के। 7th का 2mg बाय के। ठीक है। 6th वाला हम लोग क्लास में करे थे। 7th का बी आ रहा है, ठीक है, 2mg बाई के। फिर 8 का बी। ठीक है। 9th फिर क्लास में करे थे शायद, हाँ। यस सर, कर लिया था। हम्म। ठीक है। 7th वाला जो है आंसर, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो mg बाई के आता है, लेकिन जब फ्री छोड़ते हैं तो 2mg डबल एक्सटेंशन आता है। 7th वाला सबका आया क्या? प्रियांश, एनर्जी। ज्योत्सना, एक बार समझा दीजिए ना। कौन सा 7th? यस सर। 7th में, mgx। ठीक है, 7th में क्या कह रहा है कि ये जो है स्प्रिंग है, ऐसा एक मास है m, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ में है, हम इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यही हमारा रेफरेंस लाइन है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है। तो अगर ये एक्सटेंशन x फाइनली हम मान लेते हैं कि वो यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे इनिशियली ना तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इनिशियल तो 0 है, फाइनली इसके पास इतना नीचे चला जा रहा है, यानी कि माइनस mgx पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी और प्लस हाफ kx स्क्वायर
जो आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। यहाँ से ध्यान से देखो तो x बराबर क्या आ जा रहा है 2 mg/k, बस यही काम करना है। तो यही बोल रहे थे कि अगर हम धीरे धीरे ले जाते, इसको धीरे धीरे मूव करे होते तो ये जाके mg/k पे ही बैलेंस कर जाता, लेकिन हम रिलीज कर रहे हैं तो डबल एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि जब रिलीज करे होंगे तो बीच में जो इसका बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है वहाँ कुछ वेलोसिटी रहेगा और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। 8th बात समझ आया ज्योत्ना? यस सर। ठीक है, 8th हो गया। आदित्य यस सर। 8th हो गया। बी है ना? ग्रेविटेशनल है तो पाथ पे सर डिपेंड 11 का नहीं सी करेगा। होगा। नहीं करेगा सर, बी होगा ना? सर 11 का सी होगा। 11th का सी, ठीक है। 8th जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से बोल रहा है तो पाथ डिपेंडेंट होता नहीं है, तो सारा वर्क डन क्या होगा, सेम। इक्वल ही होगा। 9 क्लास में डिस्कस करे थे, बी आंसर आया था। 10th तो लंबा है। सर 10 1:2 आएगा। इसका 10 का 1:2। ठीक है। सर 12 बता दीजिए। ठीक है, बाकी लोग 10th 11th कर लिए। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसको बताते हैं, सबको आने दो, तब तक आगे करो तुम।
10th वाला हो गया, बोलो। आदित्य, सर 13 का सी होगा। 13th का सी, ठीक है। 10th हो गया प्रियांश, अरविंद, यस सर। ज्योत्सना, बना रहे। टेंथ में इतना कुछ नहीं तो करना 10th है। का आंसर क्या है बोली तू? सी है क्या? सी हाँ। हाँ सर, बन गया। ठीक है, पहले जब देखो कंप्रेस्ड हुआ है, ऐसा सिचुएशन दे रखा है, ये हमारा पहला फिगर देखना, इधर से 12 का एक्स बी दे है क्या? रखा है। 12th का बी है, हाँ ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो जब हम इसको यहाँ ओरिजिनल पोजीशन से कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो ये वाला स्प्रिंग सिर्फ कंप्रेस्ड हुआ है, ठीक है, यानी K1 में ये कंप्रेशन हुआ है, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है। तो इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ K1 x स्क्वायर, ठीक है। जब ये इधर वाल पे आके इधर से जब प्रेस्ड करा होगा, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इधर अब जो है ये वाई डिस्टेंस मैक्सिमम है, और इस समय पे ये फिर अपने, इसमें कोई मास है नहीं, तो ये इसमें कोई कंप्रेशन नहीं रह गया होगा। तो फाइनल जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ K2 वाई स्क्वायर। हमको K1 K2 का वैल्यू दे रखा है, इसका रेशियो निकाल लेना है, बन जाएगा अब 10th। यस। ठीक है, 11th, 11th का भी आंसर सी है। सर 15 का बी। 15 का भी ठीक है। सर 12 और 14 बता दीजिए ना। ठीक है, बाकी लोग का 11th आया, यस करो सर। तब तक। 12th का भी आंसर है बी। क्वेश्चन में बोल रहा है एक वायर है जिसको हम ऐसा पैराबोलिक शेप में, पैराबोला है, इसके एक्स स्क्वायर वर्टिकल वाई एक्सिस में है, ठीक है, ऐसा। लोएस्ट रेस्ट पे रहेगा, तो यहाँ बोल रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा। अब बोल रहा है कि इधर की तरफ अगर हम एक्सेलरेशन दे दे रहे हैं, तो ये बीड जो है यहाँ इधर कहीं किसी हाइट एज पे आ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हमको फाइंड करने बोल रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देख लो बाकी लोग भी, 12th नंबर, यहाँ पे इस पे हमको जो फोर्सेस दिख रहे होंगे, एक तो नॉर्मल फोर्स इधर दिख रहा होगा, एक नीचे ऐसा वर्टिकल, ठीक है, mg लग रहा होगा, और इसके कारण सूडो फोर्स जो लग रहा होगा इधर की तरफ ma लग रहा होगा। और ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर हम यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करे होते, तो ये नॉर्मल तो इस पे नॉर्मल ही लगेगा,
ठीक है। अगर ये टेंजेंट है यहाँ एक्स एक्सिस से, अगर ये एंगल थीटा है हमारा, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा बोलो, थीटा। तो यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से हमको क्या मिलेगा, थीटा। तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, एक तो इधर की तरफ, फिगर से समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं बोलो, ऐसा है, यहाँ पे है, अगर हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये नॉर्मल जो होगा इससे ऐसा परपेंडिकुलरली होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा इधर की तरफ mg लग रहा है, और इधर x डायरेक्शन में ma लग रहा है। ठीक है, तो इस na का अगर हम बोल रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसको ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एंगल अगर हम थीटा मान रहे हैं तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि n cos थीटा इजकल टू mg और n sin थीटा इजकल टू ma, ये मिल रहा है। इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा n sin थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा ये n cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम है तो हम ये दो इक्वेशंस लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम दोनों का रेशियो ले ले तो वहां से हमको दिख रहा है कि tan थीटा आ जाएगा ma बाई एम जी, यानी कि a बाई जी। ये बात क्लियर है। और ये tan थीटा क्या होता है कि स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हम एंगल इधर लिए हैं तो यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। अब हमारा जो इक्वेशन दे रखा है इसका y इजकल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप जो आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स आता है, जो कि कितना आ जाएगा 2kx। 2kx। ठीक है, और ये जो स्लोप होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के, a बाई जी के। तो यहाँ से हमको x आ गया a बाई 2kg। ठीक है, हमको शायद x कोऑर्डिनेट ही पूछ रखा है। सर 14 का डी है क्या? क्या 14 का डी है क्या? 14 का, हाँ डी है। फोर्स दे रखा है, हमसे वर्क डन पूछ रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग। कितना आएगा बताओ जल्दी, और किसी का थर्टींथ का सी है, 14th बता देते हैं। ऐसा बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है तो ये जो हम मान लेते हैं इसका रेडियस a है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है बोलो? अगर हाँ, तो यहाँ से अब हम फोर्स जो है इस टर्म को यूज करें तो फोर्स क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इक्वेशंस देखो, x बाई
नीचे a⁻³ i कैप प्लस y बाई a⁻³ j कैप, क्या ये लिख सकते हैं? यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि 1/a 3/2 जो है कॉमन हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इतना बात समझ आ गया? अब अगर ये इक्वेशन ध्यान से देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कहीं भी अगर, हाँ बोलो, आवाज नहीं आया। आवाज नहीं आ रहा है। सर एक क्यूब होगा ना? रूट दे रखा है। अच्छा हाँ ठीक है, x² प्लस y² इक्वल टू a², तो a² ठीक है, क्यूब हो जाएगा। खैर उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो कांस्टेंट है। यहाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो एक्स आई कैप और वाई जे कैप का डायरेक्शन अगर हम देखें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमारा ये है, यहाँ पे अगर हम एक्स आई कैप और वाई जे कैप, तो इसका डायरेक्शन क्या 13 आएगा? तो सी है ना? क्या? 13 तो सी है सर। हाँ सी है। 14 नहीं देख रहे हैं यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, ये जो है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर हम किसी भी इस कर्व के पाथ पे लें यहाँ पे, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा? बोलो। इधर से हम x गए हैं, ये होगा हमारा x और ये है y, तो अगर x आई कैप लिखेंगे तो इधर लिखेंगे x आई कैप और इधर लेंगे हम y j कैप, ठीक है। और इसका जो अगर हम यहाँ से इसे मिला दें, तो ये जो अगर हमारा पॉइंट आएगा वो क्या ऐसा एक लाइन जाएगा, उससे हमको नॉर्मल दिख रहा है क्या? बात समझ आ रहा है? ये हमारा फोर्स है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई एक कर्व पाथ ले रखे हैं, ठीक है, हम कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करे हों, ठीक है, उसका स्लोप, चलो हम ऐसे देखते हैं, और यहाँ से हम ये जो लाइन मिलाए हों इसका स्लोप, तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जिसका स्लोप जो होगा y बाई एक्स होगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, हम इसका स्लोप का बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस x बाई वाई। अब इसका स्लोप y बाई एक्स, इसका स्लोप माइनस x बाई वाई, एक लाइन दो लाइन, इसका स्लोप अगर m1 लिखते हैं, इसका स्लोप अगर m2 लिखते हैं, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो m1 m2 क्या आता है? बोलो। -1। यहाँ भी वैसा ही आ रहा है, यानी कि ये वाला लाइन जो है इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए है, यानी कि फोर्स हर समय पे इस पे किधर की तरफ लग रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। और जब फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क क्या हो जाता है? 0। आंसर क्या होगा? डी। और एक चीज और, ये बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कोई अब दिक्कत? आदित्य? नो सर। ठीक है। एक चीज ये बात ध्यान रखना है कि फिजिक्स में कुछ चीजें जो होती हैं वो हमेशा होता है, ठीक है। बहुत कम जगह पे ही वो एक्सेप्शन मिलता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में मस्ट, नेवर, ये सब चीजें मिल जाए,
तो हमको क्या करना होता है, डाउट करना होता है कि वो सही है या गलत। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। दूसरा चीज, ऑप्शंस में अगर 0 आता है तो 85-90% केसेस में वही ऑप्शंस होते हैं। अगर बनाए हो तो चेक करे होगे, किए हो ऐसा कभी गौर? क्योंकि यस सर, 0 बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि सिंपल सा बात है, 0 देने का पर्पस तभी होता है, कोई भी मन में तभी आता है 0 जब आंसर ही 0। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखते जाना है। और कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर्स निकलते हैं। बाकी जो है क्वेश्चंस होमवर्क है, HC वर्मा कंप्लीट कर लेना है। HC वर्मा में अभी जो कुछ क्वेश्चंस बोले थे वर्टिकल सर्कुलर वाला, उसको भी छोड़ सकते हो। 2 लेक्चर के बाद से सारा फिर होमवर्क रहेगा, जितना वर्क फॉर एनर्जी है ये है। ठीक है, तो अभी ये 15 जो बनाने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जाना जरूरी है क्या? क्या सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने के लिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना जरूरी है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? कॉलिजन दिया हुआ है। इसमें तो दिख भी नहीं रहा है जो भेजे हैं। कहाँ को लेट कर रहे बी हैं? होगा। 15th का आंसर बी आ रहा है। हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। देखो एंगल साइड एंगल पे हम लोग कौन से क्राइटेरिया पे एंगल साइड एंगल, तो इसका थ्योरम लिख लेना। थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं, कोलिजन का इसमें तो ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, का स्टेटमेंट वही लिख लेना। बस एनर्जी का कर्व चेक करना है कैसा होगा। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी जो MCQ वाला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, यानी जहाँ तक दिए हैं वो सारा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर वैल्यू वाला 4-5 क्वेश्चन है, उसको देके इसको खत्म ही कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको कर हम लेना। चाहते हैं बाहर निकलना। क्या हुआ? बाहर निकलना सर, अब जाते हैं। ठीक है, हम भी अब खत्म ही कर रहे हैं। बस होमवर्क जो है वो सुन लो। HC वर्मा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो वर्टिकल वाले हैं उसको छोड़ के फिर मॉड्यूल जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। थर्ड, ये जो प्रीवियस ईयर वाले हैं इनको देख लेना। और ठीक है, इतने करो, इतने कंप्लीट करो तब तक। अपर राइट कॉर्नर में आप लिखे हैं f equals to x by a cube I cap plus y equals to a to the power 3 by 2 j cap। सही है। ये नहीं होगा, यहाँ ए स्क्वायर है ना, इक्वेशन देख के लिख लो और क्या। वही डाउट हो मेरे कुछ बात से देखा तो उस समय बोलना था, मैं भूल गया मुझे। नहीं होगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इतना करो। फिर इरोडो से जो रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम बताएंगे तो उसको कर लेना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ले लेते हैं।